इस वाली वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे सेट सी की ओटियों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, पहले नंबर की ओटी इसमें बोला गया है कि फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस इज एपी, यानी इस एपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कौन है। तो देखो फर्स्ट टर्म यहाँ दिख रहा है सीधा सीधा, फर्स्ट टर्म वो होता है जो शुरुआत में लिखा रहता है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ कितना चल रहा है, फर्स्ट टर्म चल रहा है यहाँ पर 6, यानी कि फर्स्ट टर्म आपका 6 है। और हर बार कितना नंबर बढ़ रहा है, 3 नंबर हर बार बढ़ रहा है। तो कॉमन नंबर, कॉमन डिफरेंस जो चल रहा है वो प्लस का 3 चल रहा है। तो आंसर कितना आएगा 6,3 ये। ठीक, आगे देखें, द डिस्टेंस यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पता लगानी है। तो देखो 5 में से 0 को माइनस करेंगे, यहाँ कर लो, -5 में से 0 को माइनस करेंगे पावर 2 प्लस 0 में से इस वाले 5 को माइनस करेंगे, 0 में से इस 5 को माइनस, ठीक है। इसको ये कितना आ जाएगा 0 - 5 पावर 2। 5 में से 0 गए 5 बचेगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे 25। 0 में से 5 गया -5 बचेगा, -5 का स्क्वायर करेंगे 25। 25 को ऐड करेंगे दोनों को, 25 25 50, और इसके फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 × 2, 5 का पेयर बन रहा है 5 बार और 2 अंदर रह गया, तो कितना 5√2। तो आंसर यहाँ पर आएगा 5√2। ठीक, इस तरीके से। आगे देखें, अगली ओटी में क्या बोला गया है। अगली ओटी में बोल रहे हैं ये कि एक ट्राइंगल है, ये बना दिया मैंने ट्राइंगल, अभी अपने हिसाब से बना लो कैसा भी, ठीक है। एक ट्राइंगल है, चार एंड दो, जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक कैसे ड्रॉ कर पाएंगे। एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी की वैल्यू दी गई है, ए बी की वैल्यू दी गई है 6√3, ए सी की वैल्यू दी गई है ए सी की वैल्यू दी गई है 12, बी सी की वैल्यू कितनी दी गई है, बी सी की वैल्यू दी गई है 6। तो जब भी इस टाइप की सिचुएशन आए और आपसे एंगल पूछे तो आप क्या करेंगे, आप सभी साइडों का स्क्वायर करेंगे। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर होता है 36, इसका स्क्वायर होता है 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा। इसका स्क्वायर होता है 144, इसका स्क्वायर होता है 36। अब इसमें हम देख रहे हैं, इसमें अनुमान लगा रहे हैं हम कि इस वाली साइड को और इस वाली साइड को ऐड करो। जब ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है 144, यानी थर्ड साइड इक्वल आ रहा है, मतलब दो साइडों का स्क्वायर थर्ड के इक्वल आ रहा है। तो ऐसा स्टेटमेंट तो पाइथागोरस थ्योरम में, क्योंकि उसमें बताया गया हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। देखो दो साइडों का स्क्वायर थर्ड के इक्वल आता है, तो आपको पता चल गया ये जो AC है वो कौन है, थर्ड साइड है, मतलब AC बड़ी साइड है। तो AC के सामने, बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल बनता है, और राइट, और जो पाइथागोरस थ्योरम लगती है वो राइट ट्राइंगल में लगती है, यानी राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस जो थ्योरम अप्लाई होती है वो राइट ट्राइंगल में लगती है, और राइट ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। और जाहिर है 90 डिग्री बड़ी साइड के सामने ही होता है, और इसमें बड़ी साइड कौन है, AC है। तो AC यानी A आ रहा है, C आ रहा है, B कहाँ जाएगा, B उसके सामने होगा, तो एंगल भी कितने डिग्री का होगा, यहाँ 90 डिग्री का होगा। तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। इस तरीके से पता हो गया। आगे देखिए, यानी कि आपको पता चल गया ना, स्क्वायर करके पता चल गया राइट ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल में बड़ी साइड के सामने देख लो, बड़ी साइड AC है, इसके सामने B बन रहा होगा, B कितने डिग्री का आएगा, 90 का। क्यों, क्योंकि सभी जो राइट ट्राइंगल होता है उसमें सबसे बड़ा एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक। इसलिए एंगल B की वैल्यू 90 आ गई। आगे देखा, इसमें बोला गया है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ये आगा देख लो कहाँ है, ax² bx, ये नहीं जे वाला है वो नंबर का, ठीक है, क्योंकि इसमें y है, y नहीं होगा, एक ही वेरिएबल होगा पूरे में। तो ax² + bx + c = 0, ये। आगे देखें, यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक के क्या है, 0 है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता लगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहाँ कितना है C अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², x² का कोफिशिएंट कितना है A, तो C/A। और नहीं तो सभी बच्चों को याद ही रहती है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है माइनस के B/A होती है, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होती है वो C/A होती है, ठीक। लेकिन किस केस में, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये हो तब, ठीक। तो यहाँ पर कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा C/A होगा, C/A ये रही, ठीक। इस तरीके से फिनिश। आगे देखें, 91 और 26 का SCF पता लगाना है। तो 91 का जो फैक्टर होगा वो होगा 13 7 जा, और 26 का जो फैक्टर होगा वो हो जाएगा
13 2 जा, तो यहाँ पर कॉमन कितना है 13 है, तो आंसर भी कितना आएगा 13 आएगा। क्यों, एचसीएफ पता लगाना है और एचसीएफ में कॉमन फैक्टर देखते हैं। अगला देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में। इसमें बोला गया है कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कॉल्ड, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, तो उसको नाम से जानते हैं कॉमन डिफरेंस के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस। ठीक, अगला देखें, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड, यानी कि जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस, ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट होती है वो ये पॉइंट है, और इसका नाम क्या होता है ओरिजिन। तो ओरिजिन आ जाएगा यहाँ ओरिजिन। ठीक, ओरिजिन पॉइंट, इसका नाम हो जाएगा ओरिजिन पॉइंट। यानी कि जिस जगह पे, जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट होती हैं उस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। ठीक, ये देखो मैंने बताया। आगे दे रूट टू तो आपकी बुक में ही है। रूट टू कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो यहाँ आ जाएगा इरेशनल, इरेशनल। आगे देखें ऑल स्क्वायर, और स्क्वायर कैसे होते हैं, पिछले वाले आपने देखा वो लेक्चर, तो उसमें बताया था जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ऐसे ही स्क्वायर होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो जितने भी स्क्वायर है वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। इक्विलेटरल में 3 होती है, स्क्वायर में 4 होती है साइड, लेकिन प्रॉपर्टी तो वही शो करेंगे। तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ सिमिलर आ जाए। आगे देखो द इक्वेशन हुज वेरिएबल हैज मैक्सिमम पावर 2 इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो लिखा ही है, तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखो ये लिखा, ये लिखा है। आगे देखिए इफ लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन बोथ ऑफ इक्वेशन हैव, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अगर अगर दो इक्वेशन के द्वारा जो लाइनें बनाई गई हैं, मान लो दो इक्वेशन, एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन ये लीनियर, और इन दोनों के द्वारा लाइन बनी तो इंटरसेक्ट हो गई, तो ये सिचुएशन किस में होती है, ये सिचुएशन के लिए जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, यानी कि जब कभी भी लाइंस किसी एक जगह पे इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होता है वो पॉइंट यूनिक सॉल्यूशन होता है उन इक्वेशंस का। तो याद रखें, तो यहाँ आ जाएगा यूनिक, यूनिक यूनिक क्यू। और वैसे भी हमने तुम्हें बताया है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नहीं होता है। ये दोनों, ये किस में होता है, यूनिक सॉल्यूशन में होता है, और इसी सिचुएशन में लाइन इंटरसेक्ट होती है। तो देखो इंटरसेक्ट की बोल रहा है तो जाहिर है ये सिचुएशन बनेगी, और जैसे ये सिचुएशन बन गई तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा, तो यूनिक लगा देंगे। ठीक, इस तरीके से अगर ये राइटिंग समझ में नहीं आए तो यहाँ लिखिए। देखो ये कॉमन डिफरेंस लिखा है, ये ओरिजिन लिखा है, ये रेशनल है, ये सिमिलर है, ये क्वाड्रेटिक, ये यूनिक है। ठीक है, तो इसमें से भर लेंगे आप। ठीक, इस तरीके से आपकी ये पेज फिनिश होता है। आगे देखें अगला, इसमें देखो क्या है, द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द प्रोपोर्शन। बिल्कुल सही है, कभी भी किसी दो सिमिलर ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड होती हैं वो हमेशा प्रोपोर्शनल होती हैं, या फिर कहें सेम रेशियो में होती है। तो यहाँ प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये ट्रू है। स्टेटमेंट लिख रहा है कंडीशन सिमिलरिटी का। सिमिलरिटी के दो कंडीशन है, पहली कंडीशन है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे ट्राइंगल्स के, दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा या प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ प्रोपोर्शनल लिया इसीलिए ट्रू हो गया। आगे देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, बिल्कुल सही है, हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो यही होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन यहाँ 1/3 लगा तो इसीलिए फॉल्स है। क्या आ जाएगा, फॉल्स। आगे देखें, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, फॉर्मूला होता है मॉड मीन मीडियन में जो रिलेशन होता है वो 3 मीडियन इक्वल मॉड प्लस 2 मीन होता है, ये सही है, ट्रू। आगे देखें द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 से ग्रेटर देन नहीं होती। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो ये भी ट्रू है, यानी कि कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन नहीं होती। ठीक, तो इसीलिए 5 नंबर का ट्रू है। आगे देखा, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन वेल डिफाइंड वेल सप्लाइड पैक
25 cards, then the probability of getting a king of a red color is 1/6 26। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि 22 कार्ड की जो एक डेक है, 22 कार्ड्स की एक डेक है, इसमें से हम एक पत्ते को निकाल रहे हैं। तो वो पत्ता जो है वो रेड कलर का होना चाहिए और किंग होना चाहिए। तो आपको पता है कि 25 पूरे पत्ते होते हैं, वो 25, इसमें से 26 जो होते हैं वो रेड होते हैं, 26 जो होते हैं ब्लैक होते हैं, लेकिन हमें रेड की पूछा है। तो रेड में टू जो है वो टू कार्ड्स जो है, टू कार्ड्स जो है वो रेड होंगे और साथ में किंग होंगे, ठीक है, यानी कि 2 रेड कलर के किंग होंगे। तो आप क्या कर देंगे, टोटल जो कार्ड्स है वो 52 है और रेड कलर के किंग कितने हैं, 2 है, तो 2 ऊपर लगा देंगे, कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 1/26। तो यही तो 1/26 दिया गया था, इसीलिए ट्रू है। ठीक, समझ तो आ गई। यानी कि 52 कार्ड्स होती हैं जिसमें 26 रेड और 26 ब्लैक, 26 में 2 होते हैं किंग रेड कलर के, तो 2 आ जाएंगे ऊपर, टोटल आ जाएंगे नीचे, कैंसिल कर दिया, 1/26, 1/26 आंसर है, तो ये ट्रू है। यानी कि आपका फर्स्ट सेकंड ट्रू है, थर्ड आपका फॉल्स है, फिर आपके सारे ट्रू है। यानी कि थर्ड नंबर का फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। ठीक, इस तरीके से आपकी ट्रू फॉल्स होने से होते हैं। आगे देखें, ये सीधा फॉर्मूला ही बन रहा है, साइन इसके थीटा प्लस कॉस इसके थीटा 1 होता है, यहाँ ए लगाए तब भी बनाएगा। 10/60 की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, 1/√3 तो नहीं होती। 10/60 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 नहीं होती, इन्होंने यहाँ गलत लिख दिया है, तो आप यहाँ सुधार कर लेंगे। ठीक है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, √3। तो 10/60 की वैल्यू कितनी है, √3। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला ये है, an बराबर, ठीक, द एंगल ऑन द सेम डायमेंशन, एंगल ऑन द सेम डायमेंशन ऑफ द कोड। यानी कि वो ये कहते हैं कि कोड के जो डायमेंशन होते हैं, कोड जो होता है, कोड के जो डायमेंशंस होते हैं, कोड के जो डायमेंशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे मान ले जे एंगल ऑन दी सेम डायमेंशन, अगर डायमेंशन सेम है कोड के तो वो एंगल कैसे बनेंगे, इक्वल बनेंगे। ठीक, ध्यान रखें। ठीक, कोड के जो डायमेंशन अगर सेम है तो एंगल कहाँ बनेंगे, इक्वल बनेंगे, ध्यान रखें। तो इसका ये है। आगे बोला गया द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट वाई एक्सिस। अगर आपको वाई एक्सिस की डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और एक्स एक्सिस की डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट होता है। कभी भी ध्यान रखें, अगर किसी कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहे हैं, किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट होता है, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहे हैं किसी पॉइंट की तो एक्स एक्सिस होता है। तो यहाँ वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहे हैं किसी पॉइंट की, तो क्या नाम आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। अब एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एब्सिसा होता है। तो यहाँ पर कौन सा सही है, इस तरीके से आपकी मैचिंग पूरी होती है। आगे देखें, ठीक, आगे देखें, ये इसमें देखो 1 वर्ड में आंसर करना है। वो क्या कह रहे हैं, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए पॉजिटिव होल नंबर व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इट्स रूट। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक पॉजिटिव भी है और होल है और नेचुरल नंबर है, तो कैसा रूट्स कैसे होंगे, तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर कभी भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव के केस में रूट्स जो है वो रियल होते हैं एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट या कहें डिफरेंट, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब इसका मतलब डिफरेंट से है। आगे बोल रहा है हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल है। एक सर्कल है, इसके पास कितनी पैरेलल टेंजेंट होती है, तो 2 होती है केवल, तो यहाँ लिख देंगे 2 ओनली। इफ द शैडो एंड हाइट ऑफ द पोल आर इक्वल। अगर कभी भी किसी पोल की हाइट और शैडो दोनों इक्वल है तो ध्यान रखें 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 45 डिग्री। ठीक है, सन के लिए जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। ध्यान रखें अगर पोल और ये शैडो दोनों इक्वल है तो ये जो सन के लिए जो एंगल बनेगा यहाँ 45 बनेगा। ये स्टेटमेंट पहले से ही है। ठीक, तो यहाँ 45। आगे देखिए डिफाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमने तो बताया था, मान लो ये कोई एक पर्सन है
जो इस जमीन पे खड़ा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इसको देखेगा तो ये लाइन ऑफ साइट बन गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। इन दोनों के बीच में जो इंक्लिनेट हो रहा है, मतलब जो एंगल बन रहा है, इसको ही कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो वही लिखा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसके अबव ये है ऑब्जेक्ट, देन द एंगल बिटवीन, यानी इन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइड इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ठीक, ये डेफिनेशन लिखी। आगे देखिए, राइट द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। यानी कि सीधा सीधा फॉर्मूला ये है, आर्क का फॉर्मूला लिखना है, सेक्टर के आर्क का फॉर्मूला लिखना है। तो क्या होता है, थीटा बाई 360 2 पाई आर। आगे राइट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर पता लगाना है तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। अगर आपको आर्क की लेंथ बताना लगानी है तो सरकमफेरेंस का मल्टीप्लाई करते हैं, और एरिया पता लगाना है सेक्टर का तो सर्कल के एरिया का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप याद रखें, अगर आर्क का फॉर्मूला पूछ रहे हैं तो थीटा बाई 360 डिग्री 2 पाई आर। अगर एरिया का फॉर्मूला पूछ रहा है सेक्टर ऑफ दी एरिया ऑफ द सेक्टर, तो आपका हो जाएगा थीटा बाई 360 डिग्री पाई, थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो फॉर्मूला याद ही करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपका ये सेट जो सी चल रहा है वो आपका फिनिश होता है। आगे का जो सेट है डी 4 नंबर के लेक्चर में, ये आपको अगले वीडियो में आपको समझाया जाएगा।